I welcome you all to Major H.S. Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to discuss world history, American War of Independence and French Revolution. आज हम American War of Independence और French Revolution कवर करने जा रहे हैं. Let's discuss. So in today's lecture we will be covering American War of Independence. हम आज American War of Independence, American Revolution को कवर करेंगे. जैसा कि आप सबको पता ही है 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज साइन बाय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा साइन किया गया था. सो डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, और इसी के दौरान अमेरिका को ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंस भी मिला था. तो ये सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे. एज यू कैन सी दैट ऑन जुलाई 4th 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज साइन बाय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस डिक्लेयरिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर से इनको इंडिपेंडेंस मिल गया था. एंड दिस साइन और यू कैन से दिस एक्ट विल चेंज द हिस्ट्री नॉट ओनली फॉर अमेरिका बट ऑल्सो फॉर व्हाट, फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि यहां से फिर डेमोक्रेसी का एक नया जीवन आप कह सकते हैं, या नया रास्ता स्टार्ट होता है डेमोक्रेसी. व्हाई? बिकॉज इट सर्व एज मॉडल ऑफ लेटर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड द वर्ल्ड एंड हेल्प टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए हमको जरूरी होता है. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. तो अमेरिका का इंडिपेंडेंस होना ना केवल अमेरिका के लिए ही एक गेम चेंजर था, बल्कि उन सभी देशों के लिए इंपॉर्टेंट था जिनको आगे जाके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में स्थापित करना था. देन अमेरिकन रेवोल्यूशन जो कि टुक प्लेस हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन की आप पूरी चीज को देखें, पूरी क्रोनोलॉजी को देखें, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1775 टू 1783 वाज रेबिलियन वेयर 13 कॉलोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने रिबेल किया था. नॉर्थ अमेरिका की 13 कॉलोनी थी. दे फाउट फॉर एंड गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन. उनकी लड़ाई चल रही थी किससे? ग्रेट ब्रिटेन के साथ. तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज 1775 से 1783 तक था, जहां पर रेबिलियन किया गया था 13 कॉलोनीज का दैट फाउट फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन. और कहीं ना कहीं ग्रेट ब्रिटेन से इनको इंडिपेंडेंस की बात करी जा रही थी. ये सारी चीजें थी. And the conflict arose after year of tension between British Crown and significant portion of North American colonies. जो लड़ाई चल रही थी वो नॉर्थ अमेरिका की 13 कॉलोनीज के बीच में था और ब्रिटिश क्राउन के बीच में फाइट चल रही थी. ये काफी समय से ये टेंशन चली जा रही थी. The war dynamics were heavily influenced by naval power, giving the British flexibility despite of sending relatively few troops to America. Eventually, this allowed the French contribute significant to the final surrender of Yorktown. एक्चुअली आप इस चीज की देखें, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को देखें, कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो इन्वॉल्वमेंट था इट बिकॉज ऑफ टैक्सेस को लेके, क्योंकि ब्रिटिश वाज दूसरे साइड भी ब्रिटिश इंगेज था, डिफरेंट कंट्रीज के साथ वार में इंगेज था. तो कहीं ना कहीं उसका पैसा भी खर्च हो रहा था, कहीं ना कहीं से उसको रिकवरी भी करना था. तो एक तरीके से टैक्सेशन सिस्टम जो था, जो कि इंपोज किया जा रहा था 13 कॉलोनीज पे ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कहीं ना कहीं उन पर बर्डन भी हो रहा था. Then what happened? The 13 Great Britain colonies, along with eastern seaboard of North America, they rebelled in American Revolution War, or they rebelled in American Revolutionary War primarily over representation and local laws and tax issues. जो लड़ाई हुई थी अमेरिकन वार की, वो कारण क्या था अमेरिकन वार का? जो 3 कारण थे प्रमुख. That is what? The tax issue. जो बात चल रहे हैं वो टैक्स इशू की बात चल रही थी, लोकल लॉस की बात कर रही थी, एंड लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात किया जा रहा था. और किसकी बात की जा रही थी? लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही थी. तो इनको लेके ये सारी बातें हो रही थी, इनको लेके ये बातें चल रही थी. जो मेन इशू इसमें था, इवन द 13 कॉलोनीज, कौन कौन सी 13 कॉलोनीज थी? यू कैन पॉज एंड यू कैन जस्ट रीड द 13 कॉलोनीज. जो 13 कॉलोनीज थी जहां पर ये वार चल रहा था, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, न्यू जर्सी हो, पेंसिल्वेनिया हो, ठीक है, मैरीलैंड है, ठीक है, वर्जीनिया है, नॉर्थ कैलोनिया है, साउथ कैलोनिया है, जॉर्जिया है. ये 13 कॉलोनीज थी जिनकी फाइट हो रही थी. एंड दे केम टुगेदर टू एस्टैब्लिश व्हाट? टू एस्टैब्लिश द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड व्हिच वाज रीऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनली विद साइनिंग ट्रीटी ऑफ पेरिस ऑन सितंबर 1783. और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया था 1783 में, और ये सारे लोग मिलकर क्या बनते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्थापित होते हैं. अगर आप बात करें अमेरिकन रेवोल्यूशनरी की, क्या कॉज था? व्हाट आर द कॉजेज फॉर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या कारण था कि अमेरिकन वार हुआ? अभी तक तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन की
से कंफ्लिक्ट चल रहा था अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की 13 कॉलोनीज का। दे आर हैविंग अ कंफ्लिक्ट ऑफ टेंशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द 13 कंट्रीज और 13 कॉलोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद ब्रिटिश क्राउन। क्या इशू था? ओवर द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ओवर द इशू ऑफ लोकल टैक्सेस, ओवर द इश्यूज ऑफ व्हाट लोकल लॉस। ये 3 कारण थे जिनकी वजह से अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया। और फाइनली हमने आपको बताया बाय साइनिंग अ ट्रीटी ऑफ पीस और ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1783 इट बिकेम एंडेड। तो अब क्या कारण था अमेरिकन रेवोल्यूशन कॉज का? व्हाट वाज द कॉज फॉर अमेरिकन रेवोल्यूशन? सो मेन कॉज की आप बात करें, अगर आप पॉलिटिकल कॉज की बात करें, द पॉलिटिकल कॉज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, अगर आप पॉलिटिकल कॉज की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट हैव रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कॉलोनीज इन द पार्लियामेंट। जो भी कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, जो कि नॉर्थ अमेरिका की 13 कॉलोनी थी, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो सबसे बड़ा कारण यही था, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एंड आफ्टर विनिंग द 7 years वार, इनका 7 years वार चल रहा था, एंड ब्रिटिश फेस रिसोर्स डिप्लीशन एंड शाउट टू रिकवर बाय टैक्सिंग द कॉलोनीज स्पेशली नॉर्थ अमेरिका। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, जो इनका 7 years वार चल रहा था ब्रिटिश का, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में वार चल रहा था, 7 years वार बोलते हैं। हु विल कंट्रोल द ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया इज अ रीजन इन यूरोप, उसको कंट्रोल करने की बात चल रही थी। तो उसमें बहुत सारा पैसा किसका, ब्रिटेन का खर्च हुआ था, काफी ज्यादा रिसोर्सेज खर्च हुए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम इसकी रिकवरी कहां से करेंगे? बाय टैक्सिंग द कॉलोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन की बात कर रहे थे। और दूसरी बात हमने आपको बताई, ब्रिटिश डिड नॉट हैव रिप्रेजेंटेटिव फॉर कॉलोनीज इन पार्लियामेंट। अब ब्रिटिश की कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। एंड हार्श पेनल्टीज वर इम्पोज्ड ऑन यंग बिजनेस इन द कॉलोनीज। इवन द हार्श पेनल्टीज, बहुत सारी पेनल्टीज लगाई गई थी इन द कॉलोनीज, लीडिंग टू द प्रोटेस्ट। और इसके लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट भी चल रहा था नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज में, जिसमें फेमस स्लोगन भी दिया गया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और ये बोला गया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इवन द प्रोटेस्ट लाइक बोस्टन टी पार्टी भी हुआ था, अंडरमाइन द ब्रिटेन एबिलिटी टू इम्पोज टैक्सेस। और कहीं ना कहीं और लोकल गवर्नमेंट टुक चार्ज। और ये कुछ इंसिडेंट थे, चाहे वो बोस्टन टी पार्टी हो, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, हैवी पेनल्टीज हो, हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस हो, और नॉर्थ अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी उनका लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये सारे मुद्दे थे पॉलिटिकल कॉज फॉर अमेरिकन रेवोल्यूशन। अगर आप पूरी चीज की बात को समझो, द फ्रेंच एंड इंडियन वार was the North American conflict in the large imperial war between the Great Britain and France known as 7 year war। 7 years war भी चल रहा था कि who will capture the Australia और who will rule the Australia। उसी का रिजल्ट था the French and Indian war began in 1756 with ended by Treaty of Paris। Treaty of Paris 1763। जो थर्ड कार्नेटिक वार की जिसकी हम बात करें, जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे होंगे आप, तो हमने आपको बताया होगा द थर्ड कार्नेटिक वार हैविंग द रूट कॉज इन यूरोप। और कहीं ना कहीं जब वो वार एंड हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस से 1763, द वार गॉट एंडेड। तो ये वही 7 years वार की बात कर रहा है। नाउ व्हाट वाज द इकोनॉमिक कॉज फॉर अमेरिकन रेवोल्यूशन? क्या था इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कॉज क्या था इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के बारे में? सो व्हाट हैपेंड, इंग्लिश यू कैन से द ब्रिटिश पॉलिसीज दैट हिंडर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज। कहीं ना कहीं जो इनकी पॉलिसीज थे, कहीं ना कहीं जो इनके पॉलिसीज एंड फंक्शंस थे, वो एक रोड़ा बन के अटके हुए थे डेवलपमेंट को लेके, कहां पर, कॉलोनीज को लेके। सो विद दैट हिंडर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज। कौन सी कॉलोनीज की बात कर रहा है ये? नॉर्थ अमेरिका की 13 कॉलोनीज की बात कर रहा है। एंड लॉ रिक्वायर्ड टू यूज ब्रिटिश शिप फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्टेन प्रोडक्ट कुड ओनली बी शिफ्ट टू इंग्लैंड। जितने भी जो भी हैं सर्टेन प्रोडक्ट हैं, देन कैन ओनली बी शिफ्ट टू इंग्लैंड। ये सारी चीजें बोल रहे थे कि मतलब यूज ऑफ ब्रिटिश शिप फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, केवल आपको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ब्रिटिश शिप यूज करनी है, और जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो केवल इंग्लैंड तक ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील, टेक्सटाइल वर फॉरबिडन इन द कॉलोनीज। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज थी आयरन की, कोल की, स्टील की, वो सारी सब मना कर दी गई कॉलोनीज में। एंड हाई इंपोर्ट चार्जेस वर इम्पोज्ड ऑन गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंग्लैंड। जो भी इंग्लैंड से बाहर जो भी गुड्स जाएगा उसमें बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे। जाहिर सी बात है, आप जब इंपोर्ट करोगे तो बहुत महंगे इंपोर्ट होंगे, इट विल बी ह्यूज बर्डन। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हिंडर्ड कर रहा था। कहाँ का आप बात करें, नॉर्थ अमेरिका की कॉलोनीज का। बहुत सारे ड्यूटीज लगाई गई थी, लाइक स्टैम्प एक्ट वाज आल्सो फेस्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, दैट रिस्ट्रिक्शंस ऑन लैंड परचेज। तो लैंड परचेज नहीं कर सकते आप। तो काफी ज्यादा डिसकंटेंट था नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर। इवन अगर आप बात करें, even the despite of opposition, British removed most of the taxes but kept on tea। मतलब टी के ऊपर टैक्स लगाया गया,
और वहां पर एक इवेंट देखने को मिलता है बोस्टन टी पार्टी। एक्चुअली क्या होता है, एक टी का जहाज आया हुआ था बोस्टन पोर्ट पे, वहां पर बोला जाता है कि आप ये टी बैग्स हैं इनको अपने पोर्ट में जाके रखिए, बंदरगाह में जाके रखिए। तो वहां के जो वर्कर होते हैं वो मना कर देते रखने के लिए, एंड दे स्टार्टेड थ्रोइंग द टी बैग्स इन द सी। तो उसी को बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। कहीं ना कहीं एक तरीके से जो टी के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया उसकी नाराजगी को व्यक्त कर रहा है, की बात कर रहा है। तो हमने पॉलिटिकल कॉज देखा, इकोनॉमिक कॉज देखा, नाउ आइडियोलॉजिकल कॉज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। क्या था अमेरिकन रेवोल्यूशन का आइडियोलॉजिकल कॉज? आपको पता है लाइक बहुत सारे थिंकर्स का बहुत बड़ा रोल था इसमें, लाइक जॉन लॉकी, ठीक है, हैरिंगटन, मिल्टन। दे इंस्पायर्ड द आइडिया दैट नो अथॉरिटी शुड वायलेट द इंडिविजुअल एंड अनएलिनेबल राइट्स। तो किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को आप अफेक्ट नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट हैव नो अथॉरिटी टू वायलेट इंडिविजुअल राइट्स। इंटेलेक्चुअल राइट, थॉमस पेनी, थॉमस जेफरसन अपोज द ब्रिटिश इनइक्वालिटीज, जो ब्रिटिश की इनइक्वालिटीज उसको अपोज कर रहा था, एंड एम्फसाइज ऑन फ्रीडम टू रेसिस्ट की बात कर रहा है। वो क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ आयरलैंड रूलिंग ओवर कंटिनेंट सीम टू बी ऑब्सर्व्ड एंड कॉल फॉर फ्रीडम टू गेन पॉपुलैरिटी अमंग द कॉलोनिस्ट। और कहीं ना कहीं और फ्रीडम गेन करने की बात ये कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो थिंकर्स थे उनका भी बहुत अहम रोल था अमेरिकन वार ऑफ रेवोल्यूशन में। इवन द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी टाइमलाइन, अगर आप अमेरिकन रेवोल्यूशनरी टाइमलाइन की बात करें तो क्या कुछ है जो कि हमने आपको बताया। टाउनशेड एक्ट was series of 4 law approved by British Parliament that imposed taxes on various goods such as paper, glass, paint in America। बहुत सारे लॉज थे जिसकी कि आपको लोकल टैक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा आपको ह्यूज बर्डन करना पड़ रहा था, चाहे वो पेपर हो, ग्लास हो, पेंट हो, इन पे काफी ज्यादा टैक्स लगे रहे थे। दीज एक्ट वर नेम्ड आफ्टर, किसके नाम के आफ्टर लगाए थे? चार्ल्स टाउनशेड के ऊपर ये रखे गए थे। अब ब्रिटिश ऑफिशियल वर मेट विथ सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश अमेरिका लिविंग इन कॉलोनीज। कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन था। रही बात करें स्टैम्प एक्ट की, कि वो प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकते, उस पर काफी ज्यादा चार्जेस लगते थे। डायरेक्ट टैक्स ऑन अमेरिकन कॉलोनीज थ्रू स्टैम्प एक्ट लगाए जाते थे। दिस टैक्स टारगेटेड द लीगल डॉक्यूमेंट, शिप पेपर, लाइसेंस, पब्लिकेशंस, इवन प्लेइंग कार्ड्स, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट अमंग कॉलोनीज। बहुत ज्यादा आप ये सब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कारण थे कि कहीं ना कहीं स्टैम्प ड्यूटी लगाई गई, कहीं ना कहीं टाउनशेड ड्यूटी लगाई गई, तो कहीं ना कहीं टी एक्ट लाया गया 1773 का, तो विच इनेक्टेड दैट द टी एक्ट व्हाट रिक्वायर्ड अमेरिकन बिजनेसेस टू पे टैक्सेस ऑन ब्रिटिश टी। ब्रिटिश टी के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसी को चलते बोस्टन टी पार्टी भी हुई हमारी। तो ये सारी चीजें बस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको एक बार पढ़ लेना है, 4-5 डॉट्स लाइन में आपको नोट्स बना लेने हैं क्या क्या बात किया जा रहा है। तो टी एक्ट बात करता है 1773 का, ये बात करता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टैक्सेस इंपोज कर दिए थे ब्रिटिश टी के ऊपर, एंड दिस एक्ट प्ले अ पाइवटल रोल इन स्पार्किंग द बोस्टन टी पार्टी। कैसे होगी बोस्टन टी पार्टी? एज अमेरिकन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द टैक्सेशन, कि मतलब नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पहली बात तो आप रिप्रेजेंटेशन दो, तब जाके हम आपको टैक्सेशन देंगे। द क्राई फॉर टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्टेड द एंगर ऑफ अमेरिकन हु वर टैक्स्ड विदाउट हैविंग से इन द गवर्नमेंट इन द कंट्री। वही चीज वाली बात कर रहे हैं कि मतलब यू आर टैक्सिंग ऑल्सो बट देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए स्लोगन दिया गया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसकी बात की गई। ये सारी चीजें बोली गई बोस्टन टी पार्टी में। तो क्या था बोस्टन टी पार्टी? व्हाट वाज हैपन इन बोस्टन टी पार्टी? तो बोस्टन टी पार्टी वाज सिग्निफिकेंट इवेंट इन 1773। क्या बोला गया? वेयर एज अमेरिकन नेशनलिस्ट डिस्गाइज द मोहवाक इंडियन थ्रू 342 ट्रंक्स ऑफ टी इनटू बोस्टन हार्बर। और बोस्टन बंदरगाह पे वो फेंकना चालू कर दिया। द टी बिलोंग टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड प्रोटेस्ट सिंबलाइज द कॉलोनिस्ट अपोजिशन टू अनजस्ट टैक्सेशन। जो टैक्सेशन के ऊपर नाराजगी थी उनको लेके आवाज उठाना इन्होंने चालू कर दी। नेक्स्ट जो इंसिडेंट होता है वो होता है बोस्टन मैसेकर, जो कि 5 मार्च 1770 में होता है बोस्टन मैसेकर। क्या होता है बोस्टन मैसेकर? किसको लेके होता है? इट इज रिफर्ड in British as what? Incident of King's Street. The Boston Massacre occurred on March, that is called 5th March 1770. क्या बात करते हैं? During this incident, इस इंसिडेंट में क्या होता है? British soldier killed 5 American who were protested against the British taxes. British taxes के ऊपर विरोध चल रहा था, 5 अमेरिकन को ब्रिटिश सोल्जर मार देते हैं। तो it heightened the tension between the colonies and Britain, fueling the desire for independence. और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आग भड़क जाती है और वो डिमांड करने लगते हैं इंडिपेंडेंस की, कि अब हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको आजादी चाहिए। किससे? ब्रिटेन से। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से नो रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक कॉज वाज आल्सो देयर,
आइडियोलॉजिकल वार वाज आल्सो देयर, देन बोस्टन मैसेकर वाज देयर, कि किस तरीके से एक ब्रिटिश सोल्जर ने 5 अमेरिकन को मार दिया जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति रूप से, दैट इज फॉर अनजस्ट टैक्सेस को लेके। फिर हमने बताया बोस्टन टी इंसिडेंट भी हुआ। तो ये सारे इंसिडेंट फैक्टर्स रहे रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तभी वो 13 कॉलोनीज ने क्या मांगना स्टार्ट कर दिया, इंडिपेंडेंस मांगना स्टार्ट कर दिया। अगर आप बात करें विंग्स, द टर्म विंग्स इज द अनदर नेम फॉर नेशनलिस्ट हु फाउट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश अथॉरिटी। कहीं ना कहीं विंग्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग्स क्या है, इट्स अनदर नेम फॉर नेशनलिस्ट। सो दीज इंडिविजुअल प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इवेंट लीडिंग टू अमेरिकन रेवोल्यूशन, एडवोकेटिंग फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नेंस। कहीं ना कहीं एडवोकेट कर रहे थे ये लोग फ्रीडम और सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे थे, सेल्फ रूल की बात करते थे विंग्स की बात। इवन अमेरिकन रेवोल्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, जरा उस चीज को डाल लेते। इन 1774 दैट कॉल्ड फिलाडेल्फिया होस्टेड अ फर्स्ट बिग मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 13 कंट्रीज, और यू कैन से 13 कॉलोनीज। 13 कॉलोनीज से रिप्रेजेंटेशन किया गया कि भाई आप सभी लोग को आइए। दे वांटेड फेयर ट्रीटमेंट बट द किंग इग्नोर्ड देम। उन्होंने बोला कि भाई हमको फेयर ट्रीटमेंट चाहिए, हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बट किंग समहाउ इग्नोर्ड देम एंड कॉलिंग देम एक्शन म्यूटनी। बोला कि आप तो विद्रोह कर रहे हो। देन द फाइटिंग बिटवीन कॉलोनीज और colonial militant and British soldiers started in 1775, marked the beginning of war। और कहीं ना कहीं 1775 marked the beginning of American War of Independence शुरू हो जाता है। As you can see that 1776 there was another important meeting called Second Continental Congress। Second Continental Congress होती है on 4th July they declare independence। बाद में जाकर उनको 4th of July they declare independence। As you can see the declaration talk about man having rights must be protected and later bill of rights को ऐड किया गया, और इंडिया ने भी बिल ऑफ राइट्स को ऐड किया गया और उसको फंडामेंटल राइट्स के तौर पे हमको इंक्लूड किया गया। द आइडिया दैट पावर्स कम फ्रॉम द पीपल लेड फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्टेट विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पहला डेमोक्रेटिक स्टेट बनता है दैट इज हैविंग व्हाट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। इवन द फ्रेंच हेल्प्ड इन अमेरिकन एंड द आयरिश रिबेलियन एट होम मेड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर ब्रिटिश। कहीं ना कहीं फ्रेंच नेवी और आयरिश ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर। इवन द फ्रेंच सोल्जर्स सपोर्टेड इन अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सारी चीजें आपको हमने इसमें बताई। एंड अदर कंट्री लाइक स्पेन, हॉलैंड also fought against British in different part of continent. As you can see that Lord Cornwallis surrendered the George Washington, ending the war, and the Paris Pact 1783 officially ended the war between England and US. और यहाँ पर इंग्लैंड एंड यूएस के द्वारा वार एंड होता है। As you can see that the Paris Act जो साइन होता है 1783 में, क्या बोलता है Paris Act 1783 में, फ्रांस एंड स्पेन continued their war against England. At the last, American War of Independence was ended by 1783 by Paris Act, और Paris Act के द्वारा ये शांत हो जाता है। And England recognized independence of American colonies. And France obtained what? फ्रांस को क्या मिल जाता है? France obtained Saint Lucia and Tobago in West Indies and Senegal and Gori in Africa. ये सारी टेरिटरीज किसको मिल जाती है? फ्रांस को मिल जाती है। As you can see that after the war, France and Spain continued for war and finally अगेंस्ट इंग्लैंड के साथ वार करते हैं, और लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होता है विद पेरिस एक्ट 1783 में। फिर इसके दौरान ये भी होता है कि फ्रांस को कुछ टेरिटरी मिल जाती हैं वेस्ट इंडीज की एंड अफ्रीका की, एंड स्पेन गॉट फ्लोरिडा एंड आइसले ऑफ मिनोरिका ऑफ मेडिटेरियन सी। ये रीजन स्पेन को मिल जाता है, एंड द बाउंड्री ऑफ अमेरिका वाज डिमार्केटेड अलोंग द ओहियो रिवर। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि पेरिस एक्ट में और पेरिस पैक्ट में ये बात की जाती है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो मोटा मोटी केवल आपको यही याद रखना है कि क्या फैक्टर्स थे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के। तो पहली बात तो लैक ऑफ नो रिप्रेजेंटेशन, ह्यूज टैक्सेस, ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन इज देयर, आइडियोलॉजिकल वार इज ऑल्सो देयर। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। दे वर हैविंग बर्डन ऑफ लोकल टैक्सेस सच एज स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, ये सारे अनजस्ट टैक्सेस थे, ठीक है, काफी ज्यादा टैक्सेस का बर्डन भी था कॉलोनीज के ऊपर, लेकिन कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा था। तो यही फैक्टर था अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, जिसकी वजह से अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हमको देखने को मिला। अगर आप पूरी टाइमलाइन को समझो, इफ यू स्टडी द टाइमलाइन, तो 1756 से लेकर 1763 तक 7 इयर्स वार चला बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रांस एंड द नेटिव अमेरिकन। तो कहीं ना कहीं उसका बर्डन हुआ, एंड देन दे वांट टू एक्सट्रैक्ट टैक्सेस फ्रॉम अमेरिकन कॉलोनीज इंक्लूडिंग द स्टैम्प एक्ट,
Then finally the tea policy and Boston Tea Party was also there, and Boston massacre was also there, and Philadelphia Congress in 1774, and second Congress declared independence, second Continental Congress. Finally Battle of Yorktown, the British commander, the chief Lord Cornwallis surrendered it, George Washington. In 1773 American War of Independence ended by Paris Pact, और पेरिस पैक्ट में हमने देखा कि फ्रेंच और स्पेन जो कंटिन्यू फाइट कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनको भी कुछ कुछ टेरिटरीज दे दी जाती हैं और वार को पूरी तरह एंड कर दिया जाता है, और फाइनली अमेरिकन हैज डिक्लेयर्ड अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। यही सब चीजें इसमें बोली गई हैं। दैट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन टाइमलाइन की ये बात हम कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। इसमें बस 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। क्या चीजें आपको याद रखनी है जो हमने आपको बताई कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के कॉज क्या थे, तो हमने बताया पॉलिटिकल कॉज वाज देयर, इकोनॉमिक कॉज वाज देयर, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट वाज देयर, बोस्टन टी पार्टी, आइडियोलॉजिकल कॉज वाज देयर, अमेरिकन रेवोल्यूशन टाइमलाइन वाज देयर, स्टैम्प एक्ट वाज देयर, टी एक्ट वाज देयर। ये सारे कारण थे इन सब की जिसकी वजह से ये वार हुआ। तो ये हमने अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को पूरी तरीके से डिटेल में हमने कवर किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम करने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में कवर करेंगे। व्हाट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैसे स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, किस तरीके से एंड हुआ और किस तरीके से राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे स्टार्ट हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है दैट वाज फ्रॉम 1789 से लेकर 1799 के बीच में है, लीडिंग टू राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, और यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टे का राइज होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज नॉट अ सिंगल इवेंट बट वाज सीरीज ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस 1789 से लेके 1799 तक हुआ। ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं था कि स्पार्क हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। इट इज द कंटिन्यूएशन सीरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वार 1789 से लेके 1799 तक टिल द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे फ्रेंच रेवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को कवर करेंगे। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि हाउ दिस इवेंट टुक प्लेस, व्हाट वाज द टाइमलाइन। सो इट टुक प्लेस बिटवीन 1789 से लेके 1799 तक ये हुआ, लीडिंग टू राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। और यहाँ पर हमको राइज देखने को मिला नेपोलियन बोनापार्टे का। इफ यू सी दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज नॉट अ सिंगल इवेंट बट द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट दैट अनफोल्ड बिटवीन 1789 टू 1799, इसकी बात ये कर रहा है। इन द लेट ऑफ 18th century, France was on a brink of bankruptcy due to involvement in American Revolution. एक्चुअली क्या हुआ, फ्रांस, मैंने आपको बताया फ्रांस अमेरिकन रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व था और बिल्कुल ही बैंक्रप्सी की हालत पे था। तो उस समय जो राजा थे लुई द 16 ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और कहीं ना कहीं उनको पैसे की नीड थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण क्या था, फ्रेंच वाज हैविंग 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, मतलब 3 कैटेगरी ऑफ क्लासेस थी। फर्स्ट 2 आर टैक्स एग्जम्प्टेड, सारा का सारा बर्डन किसमें था, थर्ड स्टेट पे था। तो कहीं ना कहीं ये बर्डन ऑफ टैक्सेस का भी एक कारण था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो यही हुआ, दिस लेट पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में इनइक्वालिटीज थी, क्यों, एंड इवन द करप्शन वाज आल्सो देयर। करप्शन, डिस्पेयर, ओनिंग, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक हार्डशिप, अर्थव्यवस्था बहुत चौपट थी और जो शाही खर्चा था वो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, वो बराबर चल रहा था। एंड द पीरियड वाज आल्सो नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस पीरियड वाज नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। कैसे हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का पीरियड, तो हमने आपको यही बताया किस तरीके से 18th century के दौरान कि फ्रेंच वाज ऑन अ व्हाट, फ्रेंच वाज स्टैंडिंग ऑन बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी के लिए खड़ा हुआ था, पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे था। उस समय जो राजा थे वो लुई द 16 थे, क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश भी था अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज इन फ्रेंच सोसाइटी। क्या हिस्ट्री देखने को मिलती है हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन की, अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री को देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री को पढ़ो, इट बिगेन विद व्हाट, इट बिगेन विद द टाइम पीरियड ऑफ 1789 से लेके 1799। इट बिगेन ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड डिसकंटेंट विद द मोनार्क। कहीं ना कहीं राजा से नाराजगी थी, फाइनेंशियल डिसकंटेंट था, इकोनॉमिक हार्डशिप थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। ये कब स्टार्ट हुआ, ऑन जुलाई 14, 1789 the people stormed at Versailles in Paris। कहीं ना कहीं बैस्टाइल इन पेरिस में ये स्टार्ट हुआ। लुई द 16 ने अटेम्प्ट टू एस्केप एंड रिफ्यूजल टू रिफॉर्म लेड हिज ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन। जबरदस्ती पब्लिक ने किंग को ही मार दिया। एंड द रिवोल्यूशन ग्रू इंक्रीजिंगली वायलेंट विद वाइड स्प्रेड एग्जीक्यूशन ऑफ परसीव्ड एनिमीज ऑफ रिपब्लिक। जिसको देखो उसको मार रहे थे। इवन द क्वीन ऑल्सो गॉट एग्जीक्यूटेड बाय द मॉब।
तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक गुस्सा था, डिसकंटेंट था, किसके प्रति? राजा के प्रति। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कॉज, क्या कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कॉज का? अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कॉज की बात करें, इस चीज को समझें, क्या कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशनरी का, तो इंटेलेक्चुअली आपको समझ में आएगा कि इंटेलेक्चुअली ड्यूरिंग 18th सेंचुरी फ्रेंच थिंकर started questioning the idea of king that had right to rule because of divine authority। तो कहीं ना कहीं किंग की अथॉरिटी को जो थिंकर्स थे वो चैलेंज करने लगे, और बहुत सारे फिलोसोफर लाइक रोसो आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी अमंग पीपल एंड सेड दैट पावर शुड बिलोंग टू एवरीवन, कि पावर हर किसी को मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट द रूलर। They played a big part issuing the problem of old system and expression what common men or common people are feeling। कहीं ना कहीं आप थिंकर्स के लिए बहुत अहम रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लाइक रूसो, इन्होंने कहीं ना कहीं किंग की अथॉरिटी को चैलेंज करना स्टार्ट करने लगे, किंग के ऊपर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करने लगे कि भाई एवरीवन हैज राइट टू से, हर किसी को अधिकार है बोलने का, हर किसी को अधिकार है अपने तरीके से पावर को यूटिलाइज करने का। केवल पावर एक ही हाथ में नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी व्हाट एंजॉयड बाय इक्वली एवरीवन। तो ये सारी बातें बोल रहे थे। क्या कारण था इनका? अगर आप बात करें, सोशल की बात करें, 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स व्हाट हैपेंड, देयर वाज ह्यूज गैप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत गैप था डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के दौरान। देयर आर 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट 2 आर टैक्स एग्जम्प्टेड, और थर्ड वाला जो था उसके ऊपर टैक्स था। द क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर द मोस्ट प्रिविलेज्ड क्लास, they did not have to pay taxes to the government। उनको बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना था गवर्नमेंट को। बट मेजॉरिटी ऑफ द थर्ड स्टेट जो कि पीजेंट और वर्कर के द्वारा बने हुए थे, दे वर फेस हैवी टैक्सेस एंड हैड नो से इन द सोसाइटी। सोसाइटी में उनकी कहीं रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, कहीं उनकी कोई इज्जत भी नहीं है, कोई उनकी बात भी नहीं कर रहा है। बट दिस अनफेयरनेस मेड देम वेरी अनहैप्पी। ये अनफेयरनेस उनको कहीं ना कहीं एक अनहैप्पी बनाने की बात कर रहा है। इकोनॉमिकल कॉस्ट क्या था? फ्रांस वॉज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ वार एंड पुअर वेज ऑफ कलेक्टिंग मनी। आप देखिए, आपको पैसा कैसे कलेक्ट करना है? आपको पैसा केवल थर्ड स्टेट से कलेक्ट करना है, जो कि कॉमन पीपल है, लेबर क्लास पीपल है, क्लर्जी क्लास पीपल है। जो नोबल क्लास पीपल है, किंग क्लास पीपल है, रॉयल फैमिली पीपल, वो तो टैक्स एग्जम्प्टेड है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं वार में भी बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। द रिच डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस, सो द बर्डन फेल ऑन थर्ड स्टेट, मेकिंग द लाइफ इवन हार्डर फॉर देम। कहीं ना कहीं जिंदगी उनकी और खराब बनती जा रही है। व्हाट अबाउट पॉलिटिकल वन? पॉलिटिकल कॉस्ट क्या था? द किंग Louis XVI ruled with lot of power but wasn't strong in leadership। तो किंग लुई 16 था, he was ruled with lot of power but इतना capable नहीं था कि काफी effectively चीजों को डील कर सके। and he lived a lavish life while people are struggled with poverty and hunger। this made lot of people angry। कहीं ना कहीं वो आज भी इतना लेविश लाइफ उस समय जी रहा था, जो चीजें लोगों को नहीं मिल रही थी, लोगों को काफी दिक्कत से सारी चीजें मिल रही थी। कहीं ना कहीं ये सारा कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की टाइमलाइन को देखें, किस तरीके से चीजें स्टार्ट होती हैं। इन 1789 द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, पहली बार मीटिंग होती है विद एन असेंबली दैट रिप्रेजेंटेड द फ्रेंच नोबिलिटी, क्लर्जी, मिडिल क्लास, सभी लोग आते हैं। दे वर कॉल्ड बाय लुई द 16 टू डिस्कस द न्यू टैक्स मेजर्स। न्यू टैक्स मेजर्स के लेके पहली बार बात होती है। टाइमलाइन बता रहा हूं मैं आपको, एक क्रोनोलॉजी के फॉर्म में आप सारी चीजें समझ सकते हैं किस तरीके से चीजें होती हैं। कि भाई सबको बुलाया गया, मीटिंग हुई, लुई द 16 भी आया था और वो बात भी कर रहा था। इसके बाद बात होता है थर्ड स्टेट वर ऑलरेडी गैदरिंग सपोर्ट फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड वोटिंग राइट ड्यूरिंग दिस टाइम। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो इकट्ठा होना चालू होने लगे, वो अपने हित की बात करने लगे। इवन द मिडिल क्लास वाज इन फेवर ऑफ व्हाट पॉलिटिकल राइट्स एंड जुडिशियल रिफॉर्म। वो भी पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे, जुडिशियल रिफॉर्म चाहते थे। एंड द टॉक्स ऑफ थर्ड स्टेट आल्सो फेल्ड। कहीं ना कहीं यहीं पर दिक्कत हो जाती है। द मिडिल क्लास वाज इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स व्हाइल द नोबल्स डिड नॉट वांट टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो मिडिल क्लास पीपल थे वो बोलते ठीक है भाई रिफॉर्म की बात करेंगे, लेकिन जो किंग क्लास था, नोबल क्लास था, वो कहीं ना कहीं गिव अप करने से मना कर रहा था। और यहीं पर थर्ड स्टेट आल्सो फेल्ड और अब बातचीत फेल हो जाती है। फिर होता है टेनिस कोर्ट ओथ। द थर्ड स्टेट and their support formed National Assembly took an oath of office on 1789 and vow not to disperse until the reform has been initiated। और टेनिस ऑफ ओथ में कसम खाई जाती है, ओथ लिया जाता है कि भाई हम नहीं हटेंगे जब तक रिफॉर्म नहीं होगा, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक रिफॉर्म की बात नहीं की जाएगी। Seeing no option, Louis XVI had to absorb the 3 assemblies into new order। और फिर भी वो नए ऑर्डर को पारित कर देते हैं, कुछ भी डिसीजन नहीं लेते हैं और यहां पर रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है।
अगर आप बात करें किस तरीके से चीजें स्टार्ट होती हैं, तो हमने एक टाइमलाइन में बताया किस तरीके से मीटिंग बुलाई गई थी, कहाँ कहाँ चर्चा होती है। अगर आप रेवोल्यूशन की बात करें, इफ यू टॉक्ट अबाउट द रेवोल्यूशन, द नेशनल असेंबली कंटिन्यूड इन वर्साइल as nation was gripped in fear and uncertainty which led to insurgency. This resulted in talking to Bastille Fortress in 1789 and the event marked the beginning of French Revolution. और कहीं ना कहीं ये फ्रेंच रिवोल्यूशन की मार्क की बात कर रहा है। द पीजेंट रिवोल्टेड, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, वो जाके हमला करने लगे नोबल क्लास के ऊपर घरों में जाके लूटने लगे, जो भी टैक्स कलेक्शन था उनको काफी ज्यादा मोलेस्ट भी करने लगे। दे स्टार्टेड अटैकिंग द अपर क्लास एंड दे वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर लाइफ। द पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ग्रेट फियर। और कहीं ना कहीं ये पीरियड बहुत बड़ा ग्रेट फियर की बात ये कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी, किस तरीके से रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई, किस तरीके से उन्होंने थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने अटैक करना चालू किया, लोगों को अटैक करते हुए भगाया, लोग भागने लगे। और कहीं ना कहीं ये कैसा हो गया, द ग्रेट फियर का पीरियड हो गया। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, और यहाँ पर 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन की बात करते हैं। नेशनल असेंबली अडॉप्टेड व्हाट, राइट्स ऑफ मैन ऑफ सिटीजन ऑन अगस्त 1789। द चार्टर वाज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग फ्रॉम फिलोसफिकल एज वेल एज पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स लाइक एज जीना, जैक्वेंस एंड रूसो। इन सब की आइडियाज की बात करने लगे और ये डिक्लेरेशन करने लगे कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ मैन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ मैन ऑफ सिटीजन। और ये कहीं ना कहीं 1789 में ड्रॉ किए गए। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 1791। 1791 में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। इट वाज मॉडरेट इन इट्स इंस्टेंस बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ किंग, बट इट इज नॉट इनफ फॉर मोर रेडिकल मेंबर्स ऑफ द असेंबली एंड रॉबेस्पियर हु वांटेड लुई द 16 टू स्टैंड अ ट्रायल। और रॉबेस्पियर ने बोला कि भाई किंग ने जब इतनी बड़ी गलती की है उसको कहीं ना कहीं ट्रायल के लिए खड़ा होना पड़ेगा और उसको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बोली गई, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और कहीं ना कहीं जो पावर थी किंग की उनको खत्म करने की बात की गई, लिमिट करने की बात की गई और किंग को एक ट्रायल के लिए बोला गया कि यू शुड फेस द ट्रायल। कहीं ना कहीं द रेन ऑफ टेरर, देखिए कई बार एग्जामिनेशन में आता है द रेन ऑफ टेरर किससे संबंधित है, रेन ऑफ टेरर की बात कहाँ की गई, रेन ऑफ टेरर की बात फ्रेंच रेवोल्यूशन में की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन डिफेंस के एग्जामिनेशन में आ जाता है रेन ऑफ टेरर को लेकर, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। रेन ऑफ टेरर आएगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मार्क करना है। क्या बोला जाता है रेन ऑफ टेरर में, अ ग्रुप ऑफ इंसर्जेंट अटैक द रॉयल रेजिडेंस। जो ग्रुप ऑफ इंसर्जेंट थे वो जाके अटैक कर देते हैं किसके, रॉयल रेजिडेंस को पेरिस में, और अरेस्ट कर लेते हैं लुई द 16 को। और फॉलोइंग द मंथ हु वर कॉज्ड ऑफ बीइंग एनिमीज ऑफ द रेवोल्यूशन वर मैसेकर्ड इन पेरिस। और जिसको पकड़ते जा रहे थे, जो भी अक्यूज हो रहे थे उनको मारते हुए जा रहे थे कि मॉब बेकाबू हो चुकी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कार्यकाल के दौरान। और कहीं ना कहीं लुई द 16 को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। एज यू कैन सी दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल कन्वेंशन। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नेशनल कन्वेंशन विच प्रोक्लेम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस एंड अबॉलिशन ऑफ मोनार्की। और जो अबॉलिशन ऑफ मोनार्की की बात करते हैं, और लुई द 16 को ये लोग कंडेम टू डेथ ऑन 1793 में, एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रीजन। और बाद में जो उसकी वाइफ थी दैट्स कॉल्ड मैरी एंटोनिटा वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड 9 मंथ लेटर। और कहीं ना कहीं उसकी भी हत्या कर देते हैं, भीड़ बेकाबू हो जाती है और हत्या कर देते हैं उसकी वाइफ की भी। देन व्हाट हैपेंड, द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग मार्क द बिगिनिंग ऑफ मोस्ट वायलेंट टर्बुलेंट फेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसी को बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। और यही बात की जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, रेन ऑफ टेरर की। देखिए ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि रेन ऑफ टेरर किससे संबंधित है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और इटालियन रेवोल्यूशन। तो आपको मार्क करना है फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो नेशनल कन्वेंशन जिसको रिप्लेस कर दिया गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली गॉट रिप्लेस विद नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन लेड बाय रॉबेस्पियर एंड अंडर हिम 1000 वर एग्जीक्यूटिव एंड सस्पेक्टेड ट्रीजन काउंटर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थी, बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट किया गया एंड रेन ऑफ टेरर गॉट एंडेड आफ्टर रॉबेस्पियर एग्जीक्यूशन ऑन जुलाई 28, 1794। और रॉबेस्पियर का भी एग्जीक्यूट कर दिया गया और फाइनली इसको एंड करना पड़ा। एंड फाइनली यू कैन सी दैट 1799 द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। कैसे एंड होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशनल कन्वेंशन कंपोज्ड ऑफ मॉडरेट्स अप्रूव द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्रिएट फ्रांस बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर। और फ्रांस को बाइकैमरल लेजिस्लेचर के फॉर्म में बताया गया। एंड द डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर ग्रुप वर फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट
एंड आर्मी वॉज ग्रूम्ड अंडर जनरल नेपोलियन बोनापार्टे। और नेपोलियन बोनापार्टे का राइज होता है और आर्मी को नेपोलियन बोनापार्टे के अंदर राइज किया जाता है एंड डायरेक्टरी बिकम्स करप्ट एंड आर्मी हैड मोर पावर विद देम। अ कोप ऑफ डिटेक्ट वॉज टेक बाय नेपोलियन हिमसेल्फ टॉपलिंग देम फ्रॉम पावर। और कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्टे का राइज होना चालू हो जाता है फ्रेंच में हमको। और यहीं पर नेपोलियन बोनापार्टे हिमसेल्फ डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द फर्स्ट काउंसिल और अपने आप को पहला काउंसिल डिक्लेयर कर देता है एंड नेपोलियन बोनापार्टे अपॉइंटेड हिमसेल्फ फर्स्ट काउंसिल एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ओवर इन 1799 एंड द राइज ऑफ नेपोलियन एरा बिगिन। और कहीं ना कहीं नेपोलियन एरा बिगिन हो जाता है। अगर आप टाइमलाइन को देखो, अगर आप पूरी चीज से टाइमलाइन को कवर करो किस तरीके से चीजें हुई थी और किस तरीके से टाइमलाइन हुआ था, टाइमलाइन की आप बात करना चाहो, हाउ वाज द टाइमलाइन स्टार्टेड, सो हाउ द नेशनल असेंबली फेज, किस तरीके से नेशनल असेंबली का फेज हुआ था जब राजा ने लुई द 16 ने बातचीत के लिए बुलाया गया था। टेनिस कोर्ट की ओथ हुई थी, ठीक है, स्ट्रॉम बैस्टाइल हुआ था, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी एंड लुई द 16 एंड हिज वाइफ गॉट एस्केप्ड। ये चीज देखते हैं। फाइनली हम देखते हैं रेन ऑफ टेरर होता है, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ लुई द 16 को किया जाता है, कन्वेंशन डिक्लेयर वार ऑन ब्रिटेन एंड रेन ऑफ टेरर एंडेड। रेन ऑफ टेरर को एंड कर दिया जाता है। ये हमारी टाइमलाइन थी जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की टाइमलाइन को कवर किया। अगर आप बात करें इस वाले फेज की, नेपोलियन बोनापार्टे की राइज की, किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्टे राइज होता है, तो क्या देखा हमने, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड ही हिमसेल्फ डिक्लेयर एज अ फर्स्ट काउंसिल। उसने अपने आप को फर्स्ट काउंसिल डिक्लेयर किया। और इन नेपोलियन एरा की बात करें 1799 से लेके 1815 तक नेपोलियन एरा राइज होता है, जिसमें बात करते हैं फॉल ऑफ डायरेक्टरी एंड राइज ऑफ काउंसिल। और राइज ऑफ काउंसिल, नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को पहला काउंसिल डिक्लेयर किया था और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेपोलियन कोड वाज देयर। नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एज वाज एम्परर और अपने आप को एम्परर गद्दी पे बैठा दिया गया 1804 में। एंड नेपोलियन डिफीटेड रशिया इन 1812 एंड मोनार्की वाज रीस्टोर्ड अगेन इन 1850। तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी जो टाइमलाइन फेज में हमने आपको बता के बताया। इस तरीके से हमने अपना पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन खत्म किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको मेन पॉइंट जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है वही चीजें आपको पढ़नी है, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो हमने आपको बताया, कई बार एग्जामिनेशन में आएगा, व्हाट इज वेयर द टेनिस ऑफ ओथ कोड वाज टेकन, कहां पर किया गया टेनिस ओथ। तो आपको याद रखना है कि टेनिस ओथ वाला जो चीज है वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है। और हमने स्टेट की बात करता है, टैक्सेशन ऑन द स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो ये फ्रेंच में बात की जा रही है। नेपोलियन बोनापार्टे की बात फ्रेंच में की जा रही है, रेन ऑफ टेरर की बात फ्रेंच रेवोल्यूशन में की जा रही है। इस तरीके से हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन को कवर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।